1990s सिर्फ एंटरटेनमेंट का दौर नहीं था, ये कंट्रोवर्सी का एक बैटलफील्ड भी था। शॉकिंग वायलेंस से लेकर ताबू तोड़ने वाले आइडियाज तक, कुछ फिल्म्स ने इतनी हद पार की कि पूरे मुल्कों ने उन्हें बैन कर दिया। ये सिर्फ मूवीज नहीं थीं, ये कल्चरल फ्लैश पॉइंट्स बन गई जिन्होंने लोगों में गुस्सा, डर और बेहस पैदा की। आज हम उन सबसे एक्सट्रीम बैंड फिल्म्स पर बात कर रहे हैं, ऐसी कहानियां जो इतनी डिस्टर्बिंग थीं कि लगभग स्क्रीन से मिटा दी गई। नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994। जब ऑलिवर स्टोन की नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994 में रिलीज हुई तो ये प्रोवोक करने वाली फिल्म थी। इसे सटायर के तौर पर मार्केट किया गया, जिसमें मिकी और मैलोरी नॉक्स की कहानी दिखाई गई, दो यंग लवर्स जो मैस मर्डरर्स बन जाते हैं और जिनका खूनी सफर मीडिया का एक तमाशा बन जाता है। वुडी हैरेल्सन और जूलियट लुइस ने इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस दी, जबकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक टैबलॉयड जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया जो उनके क्राइम्स का फायदा उठाता है और अपनी पागल एनर्जी से सीन चुरा लेता है। क्रिटिक्स बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ ने इसे अमेरिका के सेलिब्रिटी क्रिमिनल्स के ऑब्सेशन पर एक बोल्ड और साइकेडेलिक तंकीद कहा, जबकि दूसरों ने इसे मर्डर को ग्लैमराइज करने का इल्ज़ाम दिया। इसकी रैपिड फायर एडिटिंग स्टाइल और लगातार वायलेंस के साथ जो कल्चरल पैनिक पैदा हुआ, उसने इसे बदनामी की इंतहा तक पहुंचा दिया। रिलीज के कुछ अरसे बाद ही कॉपीकैट क्राइम्स को इस फिल्म से जोड़ना शुरू कर दिया गया, जो किलर्स को आइकन्स बना देता है, लेकिन यह नुआंस पब्लिक आउटरीच में दब कर रह गया। आज नेचुरल बॉर्न किलर्स 90s सेंसरशिप की सबसे बदनाम मिसालों में से एक है। एक ऐसी कहानी जो सोसाइटी के खून और तमाशे के शौक को एक्सपोज करती है। मैन बाइट्स डॉग 1992। मैन बाइट्स डॉग ये ब्लैक एंड वाइट मॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट की गई थी। सीरियल किलर और उसे फॉलो करने वाली कैमरा क्रू की कहानी बताती है। जो शुरू में एक सटायर लगता है, वो धीरे धीरे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। कहानी सिंपल है। बेन नाम का एक चार्मिंग किलर, जिसे बेनोआ पोलवोर्ड ने प्ले किया, अपने मर्डर्स के दौरान एक डॉक्यूमेंट्री क्रू को साथ रखता है। शुरू में क्रू सिर्फ ऑब्जर्व करती है, लेकिन धीरे धीरे वह खुद भी क्राइम्स में इन्वॉल्व होने लगती है। यह लाइन का ब्लर होना डॉक्यूमेंट करने और पार्टिसिपेट करने के दरमियान सेंसर्स के लिए बहुत शॉकिंग था। क्रिटिक्स ने इसकी आर्टिस्ट्री की तारीफ की और ये 1952 कैन में इंटरनेशनल क्रिटिक्स प्राइज भी जीती, लेकिन बैकलैश भी उतनी ही जल्दी आया। यूके ने इसे सालों तक बंद रखा, ये कह कर के ये लोगों को डिसेंसिटाइज कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे रिस्ट्रिक्ट किया और यूरोप के कई मुल्कों ने इसे डिले किया। इस फिल्म की सबसे डिस्टर्बिंग बात सिर्फ वायलेंस नहीं थी, बल्कि उसका कैजुअल और कभी कभी कॉमेडिक टोन था। क्या ऑडियंस भी वायलेंस का हिस्सा बन जाती है? 90s के लोगों के लिए यह सवाल बहुत अनकंफर्टेबल था। द एक्सोर्सिस्ट 1973 विलियम फ्रीडकिन की द एक्सोर्सिस्ट 1973 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसका साया 1990 तक भी फैला रहा, क्योंकि कई मुल्कों में यह अब भी बैंड थी। रिलीज के इतने सालों बाद भी आयरलैंड ने 90 के दशक के आखिर तक इसकी स्क्रीनिंग्स अलाउ नहीं की, जबकि यूके में यह फिल्म तकरीबन 15 साल तक होम वीडियो पर अवेलेबल नहीं थी। यह इतनी देर तक सेंसर क्यों रही? सीधी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त था। रिलीज के वक्त लोग थिएटर्स में बेहोश हो जाते थे, उल्टी कर देते थे और डर के मारे भाग जाते थे। रिलीजियस ग्रुप्स ने इसे ब्लास्फेमस करार दिया, ये कह करके ये जवानों को करप्ट करेगी और उनका ईमान हिला देगी। इतने सालों बाद भी अथॉरिटीज़ को डर था कि ये पब्लिक हार्म का सबब बन सकती है। इसके पोजेशन सीन्स, लेविटेशन, झटके और वायलेंट आउटबर्स्ट्स घर पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस समझे गए। द एक्सोर्सिस्ट एक ऐसी फिल्म थी जो बस सुनी जाती थी, एक ऐसा नाम जो लोगों के दरमियान फुसफुसा
कर बोला जाता था, जिसे लोग देखना भी चाहते थे और उससे डरते भी थे। आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 1978। आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 1990 के दशक की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म्स में से एक बनी रही, खास तौर पर अपनी रिक्लासिफिकेशन बैटल्स की वजह से। ब्रिटेन में वीडियो नस्टीज पैनिक ने इसे 80s में ही बैंड लिस्ट्स पर डाल दिया था, लेकिन जब 90s में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे दोबारा रिलीज करने की कोशिश की तो रिएक्शन उतना ही सख्त था, शायद उससे भी ज़्यादा। फिल्म एक औरत की कहानी बताती है जो ब्रूटली अटैक होती है और मौत के लिए छोड़ दी जाती है, लेकिन बाद में अपने एटिकर्स से बदला लेती है। क्या कोई फिल्म इतनी रॉ और इतनी गुस्से से भरी हो सकती है कि उसे पब्लिक में दिखाना मुमकिन ना हो? स्ट्रॉ डॉग्स 1971। सैम पेकिम्पा की स्ट्रॉ डॉग्स 1971 में रिलीज के वक्त ही बदनाम हो चुकी थी, लेकिन 1990 तक ये सेंसरशिप हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म्स में से एक बन गई। इस फिल्म में डस्टिन हॉफमैन ने एक खामोश एकेडमिक का रोल प्ले किया जो रूरल इंग्लैंड में रहता है और धीरे धीरे ब्रूटल वायलेंस की तरफ ढकेल दिया जाता है। 1980 के दौरान से लेकर 90 के दौरान स्ट्रॉ डॉग्स यूके में इफेक्टिवली बैंड रही क्योंकि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने इसे सर्टिफिकेशन देने से मना कर दिया था। कंट्रोवर्सी का मरकज़ इसकी वायलेंस और वो क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर था जो पेकिम्पा ने क्रिएट किया, जहां ऑडियंस को एक मॉरल नाइटमेयर में फंसा दिया जाता है। सेंसर्स को डर था कि इसका कॉन्फ्रंटेशनल टोन और एम्बिगुअस मोरालिटी साइकोलॉजिकल नुकसान का सबब बन सकती है। इसने ये साबित किया कि कभी-कभी अथॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा डर गोरे से नहीं बल्कि उन अनकंफर्टेबल सच्चाइयों से होता है जो ह्यूमन नेचर के बारे में सामने आती हैं। अ क्लॉकवर्क ऑरेंज 1971। स्टैनली कुब्रिक की एक क्लॉकवर्क ऑरेंज शायद सबसे मशहूर मिसाल है एक ऐसी फिल्म की जो गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि खुद उसके डायरेक्टर ने बैन कर दी। 1971 में रिलीज के बाद ही यह फिल्म फौरन एक कल्चरल फ्लैश पॉइंट बन गई। 1990s तक आते आते इसकी लेजेंड बहुत बड़ी हो चुकी थी क्योंकि यूके में लोग अब भी इसे लीगली नहीं देख सकते थे। इस कंट्रोवर्सी की बुनियाद थी इस फिल्म का डिस्टर्बिंग मिक्स, स्टाइलाइज्ड वायलेंस, सोशल सैटायर और अनफॉरगेटेबल इमेजरी। मैल्कम मैकडॉवेल ने एलेक्स डिलार्ज का किरदार प्ले किया, जो एक कैरिज्मेटिक डिलिंक्वेंट है जो चोरी, जुल्म और मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होता है। उसका किरदार एक साथ ही मैग्नेटिक और डरावना था। कुब्रिक का विजन एक अजीब कॉम्बिनेशन था, एक तरफ बीथोवन का म्यूजिक और दूसरी तरफ ब्रूटल वायलेंस जो एक दूसरे से टकरा कर एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। जब ब्रिटेन में कुछ वायलेंट क्राइम्स को इस फिल्म से इंस्पायर कॉपीकैट बिहेवियर से जोड़ा गया तो रिएक्शन बहुत तेज आया। अपनी फैमिली की सेफ्टी के डर और लगातार मीडिया अटैक्स से तंग आकर कुब्रिक ने खुद वार्नर ब्रदर्स से रिक्वेस्ट की कि फिल्म को यूके डिस्ट्रीब्यूशन से हटा दिया जाए। 1990 के डेकेड ने इसकी लेजेंड को और गहरा कर दिया, ये साबित करते हुए कि कभी-कभी किसी चीज़ का न होना और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट 1988। मार्टिन स्कॉर्सेज़े की द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट उतनी वायलेंट नहीं थी जितनी इस लिस्ट की दूसरी फिल्म्स, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी बहुत गहरी थी जो 1990 तक जारी रही और दुनिया भर में बहस का सबब बनी। इसे टू एक्सट्रीम बनाने वाली चीज़ खून या वायलेंस नहीं थी बल्कि इसका सब्जेक्ट था। जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुर। 1988 में रिलीज़ के बाद ही दुनिया भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यूएस में सिनेमाज के बाहर लोगों ने एहतियाज किया और फ्रांस में एक थिएटर पर एक्सट्रीमिस्ट्स ने हमला करके उसे आग लगा दी। 1990 के दशक तक भी कई मुल्कों ने इस फिल्म को अलाउ नहीं किया। चिली,
मेक्सिको, ग्रीस और फिलीपींस ने इसे बैन रखा। आयरलैंड में भी यह फिल्म लेट 90 के दशक तक प्रोहिबिटेड रही। कंट्रोवर्सी का मरकज ये था कि फिल्म में जीसस को एक इंसान के तौर पर दिखाया गया जो टेम्पटेशन, डाउट, फियर और ह्यूमन डिजायर्स का सामना करता है। इसका इस लिस्ट में टॉप पर होना यह याद दिलाता है कि एक्सट्रीमिटी सिर्फ वायलेंस से मेजर नहीं होती। कभी कभी बिलीव्स को चैलेंज करने की हिम्मत ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और सिनेमा की फॉरबिडन हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते रहो।